हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और इसकी जो दूसरी बुक है उसे हम पढ़ रहे हैं और इसके जो 6 चैप्टर है उसे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाकर कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो 7वां चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों जो इसकी पहली बुक है 12th क्लास की ज्योग्राफी की, उसे भी मैं पढ़ाकर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ और इसकी जो दूसरी बुक है ये बिल्कुल ही समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब आ गया हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 20 जून तक का है कि 20 जून तक मैं आपको दोनों बुक पढ़ाकर कंप्लीट करवा दूं और उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे और जो है मैपिंग का कार्य करेंगे, क्योंकि मैं आप जो एग्जाम है उसमें मैं आपको एक भी क्वेश्चन छुड़वाना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और ये चैप्टर नंबर 7 है। खनिज क्या होता है एवं ऊर्जा संसाधन क्या होता है, मैं आपको ये सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि खनिज क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो खनिज है ये धरातल पर 2 प्रकार में पाए जाते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और एक है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब जो धातु युक्त हो, धात्विक खनिज मतलब जो धातु युक्त हो और अधात्विक खनिज मतलब जो अधातु युक्त हो, ठीक है। और धात्विक खनिज में भी दो प्रकार हैं, एक लौह युक्त है और एक अलोह युक्त है। लोह युक्त मतलब ऐसी धातु जिस पर लोहा हो और अलोह युक्त धातु मतलब ऐसी धातु जिस पर लोहा न हो लेकिन वो धातु है, ठीक है। और अधात्विक खनिज भी मतलब दो प्रकारों में वर्गीकरण किए गए हैं। एक तो है ईंधन खनिज और एक है अन्य, ठीक है। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम गैस आता है कि मतलब इनका जो इस्तेमाल है वो हम एक ईंधन के रूप में करते हैं। और इसमें अन्य में आता है माइका, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट, ठीक है। और जो लोह युक्त खनिज है उसमें लोहा आता है, मैग्नीज आता है। और जो अलोह युक्त खनिज है उसमें तांबा आता है, बॉक्साइट आता है। तो दोस्तों घबराइए मत, ये आप सोचेंगे कि मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिया, तो नहीं दोस्तों, मैं आपको इन सब के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा। आगे एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि लोहा क्या है, मैग्नीज क्या है, तांबा क्या है, बॉक्साइट क्या है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, माइका, चूना पत्थर, हम इन सब के बारे में एक एक पढ़ेंगे और डिटेल से बात करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। आप देख लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। तो हमने तो खनिज को तो मतलब एक खनिज का ओवरव्यू ले लिया। अब एक बार जो है हम ऊर्जा संसाधन का भी ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ऊर्जा संसाधन है ये भी 2 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक है अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोस्तों अब यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, क्योंकि इन दोनों को, जैसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन है तो इसे समाप्य संसाधन भी कहते हैं या अनवीकरण संसाधन भी कहते हैं, ठीक है। और जो अपरंपरागत संसाधन है इसे असमाप्य संसाधन भी कहते हैं और नवीकरण संसाधन भी कहते हैं। तो दोस्तों इन पर जो है आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है इनको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में परंपरागत की जगह अनवीकरण दे देगा या समाप्त दे देगा। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सेम है, बस इनके जो नाम है वो चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन जो इनके नाम है आप इनके नाम पर ही जाइए। समाप्य, ठीक है। समाप्य संसाधन मतलब ऐसे संसाधन, मैं आपको इन तीनों को शुरू से परिभाषा बताता हूँ कि जी परंपरागत संसाधन, ठीक है। परंपरागत संसाधन का मतलब ये है कि मतलब जो हमारे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो हमारे पीढ़ियों से संसाधन चले आ रहे हैं ऊर्जा के रूप में, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब आप ही देखिए कि कोयला और पेट्रोलियम का हम जो है उपयोग शुरू से करते आ रहे हैं। क्या आपके घर में लकड़ी नहीं बनती है? लकड़ी कोयला नहीं है कि नहीं? मिट्टी का तेल जलाते हो आप, तो मिट्टी का तेल क्या है? पेट्रोलियम का ही एक नया रूप है, ठीक है। तो मतलब इनका जो उपयोग है ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये समाप्य संसाधन है, मतलब ये जो है जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। और इसका जो अन्य नाम है, तीसरा जो नाम है वो है अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन का मतलब ये वो है कि दोस्तों एक बार प्रयोग कर लेने के बाद हम उसका दोबारा प्रयोग ना कर सकें। अब आप कोयला को देखिए कि आपने कोयला का जैसे एक बार प्रयोग कर लिया और कोयला राख बन गई, क्या उस राख को दोबारा कोयला बनाया जा सकता है? क्या उस राख को दोबारा कोयला बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर दोस्तों नहीं। तो इसीलिए अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन में दोस्तों ये जो दूसरा जो प्रकार है अपरंपरागत संसाधन। अपरंपरागत मतलब जो हमारे पीढ़ियों से नहीं उपयोग करता है, ये मतलब ये जो है आधुनिक समय में ये मतलब विकसित हुआ है, ठीक है। और इसे जो है असमाप्य संसाधन भी कहते हैं, मतलब ये कभी ना होने वाले संसाधन समाप्त है, ठीक है। मतलब ये जो संसाधन है ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, असमाप्त है ये, ठीक है। और ये संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब
एक बार हम इसका उपयोग कर लेंगे तो इसका जो उपयोग है वो हम दोबारा भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, जब हम आगे इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा इन सब के बारे में। तो दोस्तों हमने जो अपने चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू ले लिया, अब इन सब के बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं खनिज। ठीक है, खनिज क्या होता है दोस्तों? खनिज जो है वो ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि खनिज जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, और जिसके अपने रासायनिक तथा भौतिक गुण होते हैं। इनकी उत्पत्ति का आधार अजैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। ठीक है, तो आप ये 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है खनिज की परिभाषा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं खनिजों की विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि हर एक चीज की अपनी विशेषताएं होती है, तो खनिजों की भी अपनी विशेषता है। देखते हैं कि खनिजों की अपनी क्या विशेषता है। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित मतलब किसी क्षेत्र में तो कम खनिज है और किसी क्षेत्र में अधिक खनिज है और किसी क्षेत्र में तो बिल्कुल भी खनिज नहीं है। ठीक है, और ये जो खनिज है ये ज्यादा गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों मतलब जो खनिज है ये ज्यादा गुणवत्ता वाले खनिज जैसे सोना, चांदी, ठीक है, हीरा, ये मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये तांबा, बॉक्साइट, चूना, पत्थर, ये मतलब अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ज्यादा गुणवत्ता वाले खनिज है वो कम पाए जाते हैं और जो कम गुणवत्ता वाले खनिज है वो ज्यादा पाए जाते हैं। खनिज समाप्त के साथ समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों जो खनिज है वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई कि जो ये खनिज है यहाँ पर आएगा खनिज समय, तो मतलब खनिज है वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो देखते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में अधिक समय लगता है। दोस्तों जो खनिज है इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है, कई हजारों साल लगते हैं इन खनिजों को बनने में। ठीक है, तो अब देखते हैं भारत में खनिजों का वितरण, कि भारत में जो खनिज है वो किस प्रकार वितरित है, किस क्षेत्र में अधिक खनिज है, किस क्षेत्र में कम खनिज है। तो भारत में जो खनिज है वो असमान रूप से वितरित है। मैंने बताया दोस्तों असमान रूप से वितरित होने का अर्थ क्या है, मतलब किसी जगह पर तो ज्यादा खनिज है, किसी जगह पर बिल्कुल कम खनिज है और किसी जगह पर तो बिल्कुल भी खनिज नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या है। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि भारत में असमान रूप से खनिज जो है वितरित है। तो आप देखिए ये कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी, मतलब सिर्फ यहीं पर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में अत्यधिक जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कोयला है, कोयले का लगभग 97.10% भाग दामोदर घाटी और सोन नदी, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। मतलब आप देखिए कि ये जो कोयले का है, कोयले का 97%, मतलब आप पूरा 100% ही मान के चलिए, क्योंकि 97 अपने आप में बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 97% जो कोयला है वो सिर्फ दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। मतलब ये जो 4 नदियां हैं, इन 4 नदियों की घाटियों में पाया जाता है 97% कोयला। भारत का मैं बता रहा हूँ, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ 100% में से। अब देखते हैं भारत में खनिजों की पेटियां, कि भारत में खनिजों की कितनी पेटियां। दोस्तों भारत में जो खनिज है उसकी मुख्यतः 3 पेटियां पाई जाती हैं। उन तीनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे एक एक करके, क्योंकि जो 3 पेटियां हैं ये 3 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप तीनों को याद रखिए। पहली जो पेटी है वो है उत्तरी पूर्वी पठारी भाग। उत्तरी पूर्वी पठारी भाग का क्या मतलब दोस्तों, मैं आपको एक भारत के मैप के जरिए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप उस पर मत जाइए क्योंकि मेरी ड्राइंग आज बिल्कुल भी बेकार है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा बेकार बन गया दोस्तों। फिर भी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, मतलब ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ठीक है, और ये पश्चिम है और ये जो है पूरब है। तो मतलब उत्तरी पूर्वी मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसकी बात कर रहा है, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। मतलब इन क्षेत्रों में जितने भी राज्य हैं उन पर, ठीक है, इन्हें देखिए। और इसमें इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं। ये छोटा नागपुर दोस्तों झारखंड में पड़ता है, और झारखंड इसी साइड है दोस्तों, उड़ीसा भी इसी साइड है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी इसी साइड है। तो मतलब ये 4 मतलब राज्य आते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत। और इन 4 राज्यों में क्या क्या खनिज पाए जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। इन राज्यों में जो है कोयला, मैग्नीज, लौह अयस्क एवं अभ्रक तथा बॉक्साइट, ये इतने प्रकार के खनिज मतलब इन राज्यों में पाए जाते हैं। और ये जो है भारत में खनिजों की पहली पेटी है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो आप ये याद रखिए इसको। और जो भारत में जो खनिज की जो दूसरी पेटी है वो है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। दक्षिण पश्चिमी क्या है, दक्षिण मतलब ये नीचे का हिस्सा,
ठीक है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिणी पश्चिम क्या है, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम है। ठीक है, तो मतलब दक्षिणी पश्चिम मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु है। गोवा बिल्कुल किनारे में है, कर्नाटक इसके ऊपर है थोड़ा, और तमिलनाडु जो है इसके नीचे है। ठीक है, तो मतलब ये जो राज्य है ये आते हैं दक्षिणी पश्चिमी पठार के अंतर्गत। ठीक है, और इन राज्यों में जो है ये लौह धातु और बॉक्साइट से समृद्ध है। मतलब इन राज्यों में जो है ज्यादातर लौह धातु और बॉक्साइट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी जो पेटी है वो कौन सी है। तीसरी पेटी है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, इधर देखिए मैंने आपको बताया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब ये क्या कह रहा है, उत्तरी पश्चिमी। ये तो उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, मतलब अब ये इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र की। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए, उत्तरी पश्चिमी पूर्वी प्रदेश। इसमें क्या है देखते हैं, यह पट्टी राजस्थान में अरावली तथा गुजरात के कुछ भाग पर स्थित है। कि मतलब ये जो पट्टी है, ये मतलब जो पठार है, ये मतलब राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आपने सुना है कि मतलब राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो मतलब उस क्षेत्र से गुजरात के कुछ भाग पर स्थित है। और ये जो उत्तरी पश्चिमी जो मतलब पठार है, इस पर जो है बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और जिप्सम ये पाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश की जो पेटी है, इस पर जो है बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और जिप्सम ये मतलब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं लौह खनिज के बारे में। लौह खनिज के बारे में एक एक देखेंगे हम। लौह खनिज और अलोह खनिज के बारे में हम एक एक करके जानेंगे क्या है ये। लौह खनिज के बारे में जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो लोहा के बारे में बात करते हैं, लौह अयस्क के बारे में। ठीक है, भारत में लौह अयस्क की प्रचुर संसाधन उपलब्ध है। दोस्तों भारत में जो है लोहा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो लोहा है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इस जो लोहे के जो दो प्रकार हैं वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। दोस्तों ये आपसे 100 के 200 500% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहे के कौन कौन से दो प्रकार हैं। तो ये हालांकि एक नंबर पूछा जाएगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर चाहिए हमें, क्योंकि इन्हीं नंबरों के आधार पर आपका जो है कॉलेज में एडमिशन मिलता होगा। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक नंबर तो बहुत ही ज्यादा परसेंट हो जाता है कॉलेज में। जब कॉलेज की कट ऑफ आती है ना दोस्तों तो मतलब एक नंबर के जो मतलब पॉइंट्स है 0.05% भी इतना मायने रखता है। तो ये तो एक नंबर की बात है दोस्तों, आप इसको कम मत लीजिएगा कि सिर्फ एक ही नंबर की बात है। ठीक है, तो इसके जो प्रकार है ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो प्रकार हैं, ये आप इनको जरूर याद रखिए। लेकिन लोहे के दो प्रकार हैं। ठीक है, ये आपसे एक नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। और इसके जो क्षेत्र हैं जहां पर लोहा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों इन जो है 5-6 राज्यों में, इसमें तमिलनाडु भी है, जिनमें मतलब 6-7 राज्यों में जो है लोहा 95% पाया जाता है, सिर्फ इन 6-7 राज्यों में ही। ठीक है, तो ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। अब देखते हैं जो दूसरा लौह खनिज है वो है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो है वो लौह अयस्क की प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मतलब जब लोहा को हम गलाते हैं तो उसमें जो है मैग्नीज की हमें आवश्यकता होती है, और ये इसमें कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु तथा विनिर्माण में भी किया जाता है। मतलब जब इस लोहे को पिघलाया जाता है तो उसमें मैग्नीज भी मिला दिया जाता है, और इसकी जो दोनों का जो मिश्रित रूप है वो दोस्तों मिश्रित धातु के रूप में निर्माण होता है, उसका नया जो रूप होता है। ठीक है, मैग्नीज के जो क्षेत्र देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश और झारखंड, ये जो क्षेत्र है ये मैग्नीज के क्षेत्र हैं। दोस्तों ये मैं जितने भी क्षेत्र बता रहा हूँ आप इन्हें याद रखिए, कि ये मैप में एक नंबर में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों घबराइए नहीं कि मैं आपको मैप भी कराऊंगा, और मैप को आपको जो है थोड़ी बहुत ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप मैपिंग का कार्य वो भी अच्छी तरीके से कर सकें। दोस्तों अब हमने लौह खनिज पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अलोह खनिज के बारे में जानने के लिए। अलोह खनिज में जो सबसे पहले जो खनिज आता है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है इसे देखते हैं हम। यह एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण किया जाता है। दोस्तों जब एल्यूमिनियम का इसमें निर्माण किया जाता है तो इसमें जो बॉक्साइट को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए कच्चा माल है। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट जो है कच्चा माल है, लेटराइट चट्टानों पर उपलब्ध। दोस्तों जो बॉक्साइट है वो मतलब वो जो है लेटराइट चट्टाने हैं, मतलब उन पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके जो उत्पादक क्षेत्र है वो उड़ीसा। दोस्तों ये उड़ीसा नंबर 1 क्षेत्र है बॉक्साइट में, बॉक्साइट के उत्पादन में। और इसके बाद झारखंड, गुजरात, एमपी और आंध्र प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं तांबे के बारे में। ये तांबा दूसरा अलोह खनिज है, इसे देखते हैं। जो तांबा है जो बिजली के मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स आदि के बनाने तथा उद्योग के लिए तांबा अपरिहार्य धातु है। दोस्तों तांबा जो है आपने देखा होगा कि मतलब जो पंखे की मोटर होती है उसमें काम आता है, जो ट्रांसफार्मर बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जनरेटर लगे होते हैं, उनमें काम आता है, और जो उससे बिजली के तार बनाने में बहुत ज्यादा
काम आता है। दोस्तों ये एक तन्य धातु है, इसे हम लंबी चादर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लंबा कर सकते हैं इस चादर को। ठीक है, तांबे को मतलब जो है कुचल कर उसे बहुत ज्यादा लंबा किया जा सकता है। ये एक तन्य धातु है। ठीक है, आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ मिलाया जाता है। दोस्तों आपने सोने में मिलावट इसमें किया जाता है, थोड़ा मतलब कि ये मतलब मिलावट का उद्देश्य तो इसमें होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका उद्देश्य ये भी होता है कि वो जो धातु है वो मतलब जब उसमें जो तांबा मिला दिया जाता है तो उस धातु में थोड़ी बहुत मजबूती आ जाती है। और जो तांबे के खनन क्षेत्र देखते हैं, इसके खनन क्षेत्र क्या क्या है, इसमें जो एमपी में बालाघाट और कर्नाटक में चित्रदुर्ग, राजस्थान में झुंझुनू, अलवार तथा खेतड़ी। तो इन जो है ये क्षेत्र है, आप इन्हें जरूर याद रखने की कोशिश करिए अगर आपसे याद हो सके, नहीं तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जब मैपिंग का कार्य करवाऊंगा तब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम अधात्विक खनिज के बारे में। हमने जो है धात्विक खनिज के बारे में बात कर ली है, अब हम अधात्विक खनिज के बारे में बात करते हैं। अधात्विक खनिज में सबसे पहले आता है अभ्रक। ये जो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है, मतलब ये विद्युत का जो है कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए जो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे पतली चादर के रूप में विघटित किया जा सकता है, मतलब इसे पतली चादर के रूप में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। और इसका जो प्रमुख खनन क्षेत्र वो झारखंड, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हमने जो है अधात्विक खनिज एवं धात्विक खनिज दोनों पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा खनिज के बारे में। ठीक है, कि ऊर्जा खनिज क्या होते हैं और ये किस तरीके से कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऊर्जा खनिज में कोयला के बारे में कि ये कोयला क्या है। ठीक है, कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग LOIS के प्रज्वलन तथा ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों जो कोयला है अगर हम इसे जलाते हैं तो इससे क्या हीट पैदा होती है, इससे जो है हीट पैदा होती है और इससे जो है ताप के लिए मतलब इससे विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों आप ही बताइए जिस चीज से मतलब हीट पैदा होगी हीट की, और उससे हीट से हम जो है जो लोहा है उसको पिघलाते हैं, हीट से हम जो लोहा है उसको पिघलाते हैं और जो है हीट से विद्युत का भी उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो कोयला है वो प्रमुख रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है जिसके नाम है गोंडवाना तथा टर्शियरी। ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए। और इसको जो कोयला का जो खनन क्षेत्र है इन्हें मैं बता रहा हूँ कि इसके जो झारखंड है वो नंबर 1 पर है, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल। दोस्तों जो झारखंड में ये झारखंड में झरिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप जैसे याद कर सकते हैं आप कि झारखंड में झरिया है। ठीक है, तो आप ये नंबर 1 पर है झारखंड में भी। पहले तो मतलब झारखंड नंबर 1 पर है कोयला में, लेकिन झारखंड में भी ये जो झरिया स्थान है ये नंबर 1 पर है, इसके बाद रानीगंज। दोस्तों अब हमने जो है ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी जो पहली जो है वो हमने कोयला के बारे में बात कर लिया। अब हम पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। जो पेट्रोलियम है वो कच्चा पेट्रोलियम गाढ़ा या अपरिष्कृत होता है। जब हमें जमीन से जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है वो मतलब बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। जो हम गाड़ी में जो पेट्रोल यूज करते हैं वो डायरेक्ट मतलब ऐसे ही नहीं गाड़ियों में भरा जाता है, उससे मतलब बहुत ही चीज उसे निकाली जाती है, उसे मतलब परिष्कृत किया जाता है। जब हम उसे जमीन से निकालते हैं तो उसे वो मतलब अपरिष्कृत होता है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। इसमें अन्य तरह के वो भी जैसे मिट्टी का तेल भी इसी से निकाला जाता है। ठीक है, जो मोम है वो भी इसी से ही निकाला जाता है। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम है उससे बहुत ही चीजें मतलब निकाली जाती हैं, वो तब हमारे प्रयोग में आती हैं। लेकिन जैसे हम जमीन से पेट्रोलियम निकालते हैं डायरेक्ट, तो वो हमारे किसी भी प्रयोग का नहीं होता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों पेट्रोलियम, उसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो 1956 में है ये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। और इसके जो क्षेत्र है वो असम में डिगबोई एंड नहरकटिया, और जो दूसरा है वो गुजरात में अलंकेश्वर एंड कालोल। ठीक है, तो आप इन दोनों क्षेत्रों को याद रखिए। दोस्तों जो नेक्स्ट जो मतलब पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है वो है मुंबई हाई। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में या 3 नंबर में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुंबई हाई या सागर सम्राट। दोस्तों आपने सागर सम्राट, अब इसका जो नया कुछ नाम नहीं है, सागर सम्राट एक जहाज का नाम है। ठीक है, सागर सम्राट एक जहाज का नाम है। और ये मुंबई हाई मतलब मुंबई के क्षेत्र में खंबात की खाड़ी के निकट अरब सागर, खंबात की खाड़ी के निकट अरब सागर में खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सागर तट से दूर मुंबई हाई नामक तेल क्षेत्र में सागर सम्राट नामक जहाज से खुदाई से 1947 में तेल प्राप्त हुआ। यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक तेल उत्पन्न करता है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है यहाँ से जो तेल जो प्राप्त होता है ये भारत में सबसे ज्यादा अत्यधिक तेल प्राप्त होता है। ठीक है,
और ये जो मुंबई हाई नामक जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मतलब सागर सम्राट नाम का जहाज था, यहाँ पर जो है सागर सम्राट नाम का जहाज था। इसी जहाज के माध्यम से जो मुंबई है, मुंबई का जो अरब सागर है, उस मतलब जो अरब सागर है उसके जो थोड़ा दूर जाकर अरब सागर के अंदर से ही तेल निकाला जाता है। और ये कार्य है ये सागर सम्राट नाम के जहाज द्वारा किया जाता है। इसी को ही सागर सम्राट कहते हैं। सागर सम्राट कोई नाम थोड़ी, मतलब जहाज का नाम है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत क्या, हमने जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देख लिए हैं। अब इसके बारे में जो हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं अपरंपरागत स्रोत के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है सौर ऊर्जा, फिर आता है पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा दोस्तों जो धूप है उससे मतलब इसका निर्माण होता है, और जो मतलब ये जो है मतलब पर्यावरण हितैषी है। ठीक, और ये जो है सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। दोस्तों मैं जो क्वालिटी बता रहा हूँ ये सभी चीजों की है। ठीक है, सभी पर्यावरण हितैषी हैं, सभी मतलब समान रूप से मतलब इसमें जो है वितरित है। ठीक है, सौर ऊर्जा में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो धूप है मतलब उससे जो है उससे ईंधन बनाया जाता है। जो धूप है उससे ईंधन बनाया जाता है, क्योंकि जो धूप है वहां पर जो शीशा है, जैसे धूप की किरणें जहाँ से आ रही हैं वहां पर मतलब एक शीशा को रख देते हैं, बड़े से शीशे के ऊपर जो किरणें पड़ती है उससे मतलब जो है हीट पैदा होती है। ठीक है, तो उससे जो है उसका जो मतलब रूप है वो ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पवन ऊर्जा है इसका भी उद्योग दोस्तों बिजली बनाने में इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। कि जब जो मतलब जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि मतलब गुजरात में ज्यादातर पवन चक्कियां लगाई जाती है, क्योंकि गुजरात में जो है अत्यधिक मतलब वो उसके अनुकूल क्षेत्र है। ठीक है, इस पवन चक्की में दोस्तों बड़े बड़े फार्म लगा देते हैं, बड़े बड़े मतलब जो है पवन चक्कियों का निर्माण कर देते हैं, बड़े बड़े पवन चक्की लगा देते हैं। दोस्तों वो चक्कियां हैं वो हवा के माध्यम से झूलती हैं, और वो जो चक्कियों का जो मतलब उसका जॉइंट होता है वो एक मोटर से होता है। ठीक है, जो मतलब उस चक्की की जब वो जो पंखुड़ी घूमते हैं उस जो पवन चक्की की, तो मतलब वो मोटर भी घूमता है। जब वो मोटर घूमता है तो मतलब उससे बिजली का उत्पादन होता है। और जो ज्वारीय ऊर्जा होता है दोस्तों, ये ज्वारीय ऊर्जा मतलब महासागरों के जब वो जो लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे उठती हैं तो उनसे होता है। ठीक है, और भूतापी ऊर्जा दोस्तों ये होता है मतलब पृथ्वी के गर्भ से जब भी कोई हीट चीज निकलती है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ठीक है, और ज्वालामुखी फटना होगा तो मतलब उससे जो मतलब उसकी जो हीट पैदा होती है उससे मतलब उसका जो मतलब बदला हुआ रूप है उससे हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों ये मतलब सबसे बढ़िया स्रोत होते हैं कि नहीं ये कभी समाप्त होने वाले संसाधन, ये मतलब असमाप्त है, इनका आप कितना भी उपयोग करो और ये समान रूप से विद्यमान है, ये मतलब पर्यावरण हितैषी है। ठीक है, अब इन्हीं में जो हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि मतलब परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत में क्या अंतर है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन दोस्तों, परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है ये समाप्त संसाधन होते हैं कि मतलब एक बार इनका प्रयोग कर लिया जाता है तो ये दोबारा प्रयोग में नहीं आते हैं। जैसे आपने अगर कोयले का एक बार प्रयोग कर लिया तो कोयला जो है वो राख बन जाती है, और राख को हम दोबारा कोयले के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है ये पर्यावरण प्रतिकूल होते हैं, मतलब ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ये इनका जो वितरण है वो असमान वितरण है। जैसे आप देखते हैं कोयला जो है, कोयला पेट्रोलियम ये मतलब खनिज संसाधन है। ठीक है, और खनिज संसाधन असमान रूप से वितरित है। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो खनिज संसाधन है वो कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। और इसके जो एग्जांपल वो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब देखिए अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोस्तों अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन जो होते हैं ये असमाप्त है, मतलब ये जो संसाधन है ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ये संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, और ये संसाधन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। मतलब ये जो संसाधन है ये जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और ये पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं या उसको पोल्यूटेड नहीं करते हैं। ठीक है, और जो इनका जो वितरण है ये समान रूप से वितरण है। मतलब इनका जो अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन है ये मतलब हर एक जगह समान रूप से वितरण है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। तो दोस्तों आपका जो ये चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।